Good morning students. In the previous topic we have studied about the some definitions which are related to the vectors. हमने लास्ट टॉपिक में ये स्टडी करा था कि हमने इस चैप्टर के अंदर दैट इज मोशन इन प्लेन के अंदर एक नई टर्म जो आप लोगों के लिए है दैट इज वेक्टर एनालिसिस को स्टडी करना है. इसके अंदर हमने वेक्टर्स को किस तरह से ऐड करा जा सकता है, वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं, वेक्टर को किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, दैट ऑल वी डिस्कस इन दिस चैप्टर. हमने लास्ट टॉपिक में यह भी डिस्कस करा था कि वी कैन नॉट ऐड सब्ट्रैक्ट द वेक्टर्स लाइक ऑर्डिनरी अलजेब्रा, कि हम ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. पर इसके लिए हमें स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर्स अलजेब्रा के बारे में स्पेशल लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रास को अप्लाई करना होता है. तो आज हम डिस्कस करेंगे सम लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा विच इज यूज्ड इन द वेक्टर एडिशन. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ वेक्टर, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर, कि अगर हमने दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करना है तो उसको कितने वेज में हम उसको ऐड कर सकते हैं. एडिशन ऑफ वेक्टर को हम कंपोजिशन ऑफ वेक्टर भी कहते हैं. कंपोजिशन मींस दो वेक्टर्स को ऐड करके एक वेक्टर बनाना, या तीन वेक्टर्स को ऐड करके वन वेक्टर फॉर्म करवाना. तो जब आप दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन मान लो सेम है, कि एक वेक्टर ये है, मान लो इस वेक्टर की लेंथ 5 मीटर है, दूसरा वेक्टर b है, इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है, दीज आर द इक्वल वेक्टर, ठीक है, देन दीज कैन बी ऐड डायरेक्टली. तो 5 और मान लो दूसरा भी 5 है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा इस तरह से जो वेक्टर बनेगा इनको कंपोज करने पे दैट इज 10 मीटर. तो 10 मीटर का जो वेक्टर बनेगा, यानी कि दो वेक्टर्स को हमने ऐड कर लिया, और ऐड कर लिया या कंपोज कर लिया, ठीक है. कंपोज करने पे जो वेक्टर हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर. कि दो वेक्टर्स को या तीन वेक्टर्स को या 10 वेक्टर को ऐड करने पे हमें एक लेंथ मिलेगी. जैसे मान लो 2 + 3 + 4 हमने इस तरह से ऐड करे हैं दो वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स, तो उनको ऐड करने के ऊपर जो हमें बाद में रिजल्टेंट में वेक्टर मिलेगा दैट इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ वेक्टर और एडिशन ऑफ वेक्टर. यह आपको और ज्यादा क्लियर होगा जब हम कुछ एक एग्जांपल करेंगे. तो जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स, कि जब दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन मान लो सेम है और मैग्नीट्यूड उनका अलग अलग है, तो जब हम उनको ऐड करेंगे देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर. मान लो कि हम दो वेक्टर्स कंसीडर करते हैं. फर्स्ट वेक्टर मैंने सपोज कर लिया ए वेक्टर. अब जैसा कि हमें पता है कि कोई भी वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. तो दिस वेक्टर हैव द मैग्नीट्यूड से 5 मीटर, और डायरेक्शन जो है इस वेक्टर की वो हम कंसीडर कर लेते हैं अलोंग ईस्ट. जो वेक्टर ए है मॉडुलस 5 मीटर, डायरेक्शन ईस्ट. इसके अंदर मैं एक और वेक्टर ऐड करना चाहता हूं. मान लो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर. ये मेरे पास मैं एक दूसरा वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, से इट इज बी वेक्टर. इस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी से 2 मीटर, और डायरेक्शन जो है इस वेक्टर की वो सेम है जो फर्स्ट वेक्टर की है. तो से इसकी डायरेक्शन को भी हम ईस्ट कंसीडर कर लेते हैं. इट्स डायरेक्शन इज ईस्ट. अब जब दो वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो तो देखो किस तरह से ऐड करोगे. जिस वेक्टर को आपने ऐड करना है, यहां पर हमने बी वेक्टर को ऐड करना है ए वेक्टर के अंदर,
तो हमने क्या करना है इस केस में, ए वेक्टर को हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे। मान लो ए वेक्टर को हम एज इट इज ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, डायरेक्शन इसकी ईस्ट है। अब इसके हेड के ऊपर अगर आपने ऐड करना है तो इसके हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को ऐड कर दो। तो जैसे इस वेक्टर को यहां से उठाओ और यहां पे रख दो, तो जहां पर पहले वेक्टर की हेड है वहां पर दूसरे वेक्टर की टेल को कोइंसाइड करो, और ये हमारे पास आ गया बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 मीटर अलोंग ईस्ट। ऐसा आप तब करोगे जब दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होगी, देन यू कैन ऐड 2 वेक्टर्स लाइक दिस। तो अब इन दोनों को वेक्टर्स को ऐड करने पे मेरे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसकी लेंथ हो जाएगी 5 + 2 दैट इज 7 मीटर। यानी कि जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसका मॉडुलस जो है दैट इज 7 मीटर अलोंग ईस्ट। डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि दोनों वेक्टर्स ईस्ट की तरफ हैं, तो इस केस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन सेम रहेगी जो इन दोनों वेक्टर्स की है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, दिस वेक्टर इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। कि इन दोनों वेक्टर्स को कंपोज करने पर, कंपोज नहीं बोलना है, दो वेक्टर्स को ऐड करने पे जिनकी डायरेक्शन सेम है तो जो वेक्टर बनेगा दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर और इट इज डिनोटेड बाय आर। तो आर की जो वैल्यू है दैट विल बी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो आर की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी और डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, ईस्ट, यानी कि जो इन वेक्टर्स की डायरेक्शन है। तो इस केस में हम बोल देंगे कि आर वेक्टर जो है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट इज द सम ऑफ 2 वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एज 2 वेक्टर्स। जो दो वेक्टर्स की डायरेक्शन है वही इन दोनों इस रिजल्टेंट वेक्टर की भी डायरेक्शन होगी। अब सेकंड है कि जब हम दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करते हैं, तो सेकंड इज एडिशन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर। सेकंड इज एडिशन ऑफ 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर। जो नॉन कोलिनियर वेक्टर है मींस नेगेटिव वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं, या मान लो नॉन कोलिनियर है, मैग्नीट्यूड अनइक्वल है पर डायरेक्शन उनकी अपोजिट है। कि मान लो दो वेक्टर्स हम सपोज कर रहे हैं, यहां पे भी एक वेक्टर मैं मान ले रहा हूं ए वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ईस्ट है। मान लो दिस विल बी 5 मीटर। आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, बट जब आप पेपर में लिखोगे ये चीज नहीं लिखोगे कि अलोंग 5 मीटर या 2 मीटर। आपने सिंपली ए वेक्टर और बी वेक्टर साथ में डायरेक्शन सेम बता देनी है। देन आफ्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर। तो हमारे पास एक वेक्टर आ गया a इज इक्वल टू 5 मीटर जिसकी डायरेक्शन ईस्ट है। इसमें मैंने एक दूसरा वेक्टर ऐड करना है b वेक्टर, पर इस केस में इसकी डायरेक्शन a के अपोजिट है, यानी कि a और b दोनों एंटी पैरेलल हैं। मान लो इसकी डायरेक्शन हमारे पास वेस्ट आ गई और v वेक्टर जो है इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी से 2 मीटर। अब इन दो वेक्टर्स को हमने ऐड करना है। दूसरा केस ये है, पहले केस में हमारे पास
एंगल जो है थीटा की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री है। क्यों? दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। दूसरा केस है कि जब दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड तो अलग अलग है पर डायरेक्शन भी उनकी एंटी पैरेलल है, यानी कि दोनों वेक्टर्स के बीच में इस केस में एंगल 180 डिग्री है। तो अब इनको कैसे ऐड करोगे? इसको ऐड करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट जो मेथड है इसमें हम क्या करेंगे कि ए वेक्टर को एज इट इज लिख देंगे। ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 मीटर अलोंग ईस्ट प्लस, अब बी वेक्टर का हम नेगेटिव वेक्टर कंसीडर करेंगे। नेगेटिव वेक्टर क्या हुआ? मैग्नीट्यूड सेम रहेगा पर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो मैग्नीट्यूड सेम रहा तो दैट विल बी से बी वेक्टर। डायरेक्शन इसकी वेस्ट है, वेस्ट के अब जस्ट अपोजिट क्या होता है? दैट इज ईस्ट। तो इसकी डायरेक्शन हमने ईस्ट कर ली, तो यहां पर हमारे पास जो बी वेक्टर है, अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ बी वेक्टर। यानी कि ये जो मैंने माइनस साइन लगाया है ये हमें बता रहा है कि इट इज नेगेटिव वेक्टर। ओरिजिनली ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया है, डायरेक्शन को मैंने ईस्ट की तरफ कर दिया है, तो नेगेटिव साइन शोज द अपोजिट डायरेक्शन। तो बी वेक्टर को मैंने नेगेटिव वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज माइनस ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी 2 मीटर अलोंग ईस्ट। अब देखो इसको किस तरह से ऐड करोगे? सिंपली हम यहां पे लिख सकते हैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा दैट विल बी, वो कम आएगा क्योंकि ए और बी को लेस करना है। देखो कैसे लिखोगे? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्योंकि हम वेक्टर एडिशन को स्टडी कर रहे हैं तो ए वेक्टर के अंदर मैं बी वेक्टर को ऐड कर रहा हूं, पर जो बी वेक्टर है वहां पर हमने नेगेटिव वेक्टर कंसीडर करा है, तो माइनस ऑफ बी वेक्टर। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज फर्दर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस ऑफ बी वेक्टर। डायरेक्शन विल बी सेम, दैट इज ईस्ट। तो a माइनस बी की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 माइनस 2, 3 मीटर अलोंग ईस्ट। तो दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। अब इस केस में भी एक चीज आप स्टडी करके देखोगे कि हो सकता है बी वेक्टर यहां पर मैं 7 मीटर कंसीडर कर लूं, देन व्हाट शुड बी द डायरेक्शन नाउ? तो जो बड़ा वेक्टर होगा, डायरेक्शन जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन उसी की ही डायरेक्शन में होगी। देखो अगर ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर, कि अगर ए जो है वो बी से बड़ा है तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन ए वेक्टर की तरफ होगी। देन रिजल्टेंट इज आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर की तरफ होगी। उसी तरह से अगर हम कंसीडर कर लेते हैं कि बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर से बड़ा है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन बी वेक्टर की तरफ आ जाएगी। तो आर वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो बी वेक्टर की तरफ रहेगी। अब थर्ड केस है कि अगर दो वेक्टर्स ना तो 0 डिग्री पर हैं ना ही 180 डिग्री के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, अब इनके बीच की कोई वैल्यू कंसीडर कर लो कि दो वेक्टर्स जो हैं उनके बीच का एंगल 34 डिग्री है या 30 डिग्री है या मान लीजिए 90 डिग्री है। देन
हाउ वी कैन ऐड दीज वेक्टर। तो अगला केस जो है दैट इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर acting at an angle with each other। कि अगर दो वेक्टर्स के बीच कुछ एंगल है तो उनको हमने ऐड करना है, तो किस तरह से ऐड करोगे। मान लो पिक्चरली मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं कि एक वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया ए वेक्टर, और ये जो है दूसरा वेक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं बी वेक्टर। जैसे मान लो अगर हम इस और इनके बीच का जो एंगल है उसको हमने कंसीडर कर लिया थीटा। अब आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर लो, एन ई डब्ल्यू एस। तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट आ रही है और बी वेक्टर की जो है वो साउथ ईस्ट या इस तरह से हमारे पास आ रही है। तो अब इन वेक्टर्स को आप कैसे ऐड करोगे। डायरेक्ट आप दो वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकते हो। दो वेक्टर्स तभी डायरेक्ट ऐड होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम हो। अगर नेगेटिव वेक्टर हैं या दो वेक्टर्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो हम क्या करेंगे, जिस वेक्टर में हमने दूसरे वेक्टर को ऐड करना है, यानी कि यहां पर हमने बी वेक्टर को ऐड करना है, तो इसका हम नेगेटिव वेक्टर ले लेते हैं। पर इस केस में यहां पर हमने नेगेटिव वेक्टर ले लिया तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, पर इस केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो इसके लिए हम तीन रूल्स को स्टडी करते हैं विच आर नोन एज लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस। तो देयर आर थ्री लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन कि अगर दो वेक्टर सर्टेन एंगल के ऊपर एक्ट करते हैं तो वो किन लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। फर्स्ट जो है दैट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, थर्ड इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन लॉज हम अब डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है, से if two vectors are represented in both magnitude and the direction by the two adjacent side of triangle। तो फर्स्ट लाइन को आप स्टडी करो कि if two vectors are represented in both magnitude and direction by the adjacent side of triangle taken in the same order। कि अगर हम दो वेक्टर्स को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एक वेक्टर हमने ए कंसीडर कर लिया, टेकन इन द सेम ऑर्डर। अगर आप फॉरवर्ड चल रहे हो तो आपने फॉरवर्ड ही मूव करना है, बैकवर्ड यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में आप मूव नहीं करोगे। तो दूसरी जो साइड है ट्राइंगल की, इट इज रिप्रेजेंट बाय द, मान लो दिस इज बी वेक्टर। ये हमारे पास दो वेक्टर्स हैं विच आर रिप्रेजेंट इन सच अ वे दैट दे रिप्रेजेंट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड दे आर टेकन इन द सेम ऑर्डर। आप इस चीज को ऐसे नहीं कंसीडर कर सकते कि ए वेक्टर आपने ये ले लिया और बी वेक्टर आपने इस तरह से ले लिया, तब ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो वेक्टर्स का ऑर्डर सेम रखना पड़ेगा, फॉरवर्ड ऑर्डर या जो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आप चले हुए हो। तो इन दोनों की जो एडिशन है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल। तो इन दोनों को अगर जब हम ऐड करेंगे तो उसकी जो लेंथ है यानी कि उसका जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द
थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल विच इज टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, यानी कि इसका ऑर्डर क्या आएगा, इनके अपोजिट। अगर सेम ऑर्डर होता तो अगर सेम ऑर्डर की बात करते तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायग्राम बनता, बट इस केस में जो रिजल्टेंट है दैट इज इन द अपोजिट ऑर्डर टू दीज टू वेक्टर। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कि अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो ट्राइंगल की दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और सेम ऑर्डर में ले रहे हैं, तो उनको जो ऐड करने पे आएगा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा एंड इट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। अब यहां पर एक चीज कंसीडर कर लेते हैं कि जो आर वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, गिवन वेक्टर ए वेक्टर के साथ कंसीडर कर लो बीटा एंगल यहां पर बना रहा है कि रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एनी एंगल बीटा विद वन ऑफ द वेक्टर। तो अब हमने यहां पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और साथ के साथ इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर करनी है या उसको भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि कोई भी वेक्टर जो होता है दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। विल कैलकुलेट द रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल एक कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज से दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर एंड से दिस इज सेकंड वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। इस तरह से मैं इस ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं। देन वी विल ज्वाइन ए एंड बी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट करवाना है, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड दैट इज आर वेक्टर। अब आर वेक्टर का साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नेमिंग दे दो ओ ए बी। हमने ट्राइंगल ओ ए बी कंसीडर कर ली। अब ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप यहां पे ड्रॉ कर लो। मान लो एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ए पॉइंट को आप आगे ज्वाइन करवा दो। तो दिस विल बी द 90 डिग्री एंगल और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। अब रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय बीटा, कि आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल जो है दैट इज बीटा, और यहां पे बी वेक्टर और एसी लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा। दैट इज बी वेक्टर और एसी लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द थीटा। अब हमने यहां पर ट्राइंगल कंसीडर करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी। तो वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ सी बी, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले हमें ओ सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ओ सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट ओ सी को हम लिख सकते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू मॉडुलस हम निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर आप वेक्टर हेड नहीं लगाओगे, क्योंकि जब आप मॉडुलस निकालते हो तो उस केस में वेक्टर हेड नहीं लगेगा। तो ओ सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी के। ओ ए की वैल्यू हमें पता है, बट वी हैव टू कैलकुलेट ए सी। तो AC की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे BAC को।
to calculate BC, to calculate AC, to calculate AC, ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए बी सी को। तो यहां पर हम ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर कर रहे हैं, तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास इस ट्राइंगल में गिवन है दैट इज ए बी। तो ए सी अपॉन में ए बी दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा के। तो ए सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और बी कॉस थीटा के। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास बी कॉस थीटा आ गई। तो ओ सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। अब हमने कैलकुलेट करनी है यहां पर ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू को हमने यहां पे कैलकुलेट करना है। तो बी सी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन ट्राइंगल ए बी सी हम कंसीडर करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो साइड हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज यहां पर हमने कैलकुलेट करना है दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास गिवन है दैट इज ए बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के। तो BC की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज ए बी साइन थीटा और BC की जो वैल्यू है ए बी दैट इज बी साइन थीटा के। तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई बी साइन थीटा के। अब BC की वैल्यू और AC की वैल्यू को OC की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 बिकम, तो अब इक्वेशन 1 क्या हमारे पास बन जाएगी, ओ बी का स्क्वायर दैट इज ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि BC की जो वैल्यू है दैट विल बी बी साइन थीटा। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन कर दो। ओ बी इसका मॉडुलस हम लिख सकते हैं R, या अगर आपने मॉडुलस लगाना है तब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि बाहर मैंने मॉडुलस का सिंबल लगा दिया और ऊपर हमने एरो हेड लगा दिया। तो R वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी कर दो, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो बी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारे पास R का मॉडुलस या सिंपली R हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर हेड हटा दिया तो मॉडुलस का सिंबल भी यहां से हट जाएगा। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड यानी कि R वेक्टर का जो साइज होगा दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के। अब
यहां पर हमने डायरेक्शन निकालनी है आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा, डायरेक्शन हमने निकालनी है आर वेक्टर की, तो टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू, डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट थीटा से कैलकुलेट करनी है, आपको पहले भी ये बताया था। फिर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस OC, तो BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है B साइन थीटा, तो B साइन थीटा अपॉन OC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा के। तो टेंजेंट ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ गया यहां पर, B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, कि रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ कितना एंगल बनाएगा वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल डू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पैरेललोग्राम लॉ भी एक तरह से जो इसका मॉडुलस है दैट कैन बी कैलकुलेट सेम एज अ ट्रायंगल लॉ। तो पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि अगर दो वेक्टर्स किसी एक पॉइंट पर सेम टाइम में ही एक्ट कर रहे हैं और वो पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो कि हम एक पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं, से दिस इज एनी पार्टिकल, तो इस पार्टिकल के ऊपर दो वेक्टर्स सेम टाइम में एक्ट कर रहे हैं, दैट इज ए वेक्टर एंड दिस इज से बी वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर्स जो हैं दीज रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन दोनों का जो सम है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच इज पास थ्रू द सेम पॉइंट। तो अगर मैं डायगोनल कंसीडर करता हूं, पहले तो इस पैरेललोग्राम को पूरा कर लो, डॉटेड लाइन ए के पैरेलल मैं एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं, उसी तरह से बी से पैरेलल एक लाइन कंसीडर कर रहा हूं इस तरह से। तो एक यहां पर हम क्या करेंगे, जो ए और बी का जो रिजल्टेंट है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच पास थ्रू द सेम पॉइंट, और ये सेम पॉइंट से क्रॉस करना चाहिए, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए बी एंड डी। तो ये हमारे पास डायगोनल जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, सिर्फ एक ही ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे, ओ ए बी, दैट इज इस तरह से ओ ए और बी वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस चीज को हम अब प्रूव करेंगे। हम यहां पर आर वेक्टर का मॉडुलस और आर वेक्टर जो है वो ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इसकी डायरेक्शन को अब कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट द रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रायंगल एक कंसीडर कर लेते हैं, दैट इज से दिस इज फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर एंड से दिस इज सेकंड वेक्टर दैट इज बी वेक्टर। इस तरह से मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर कर रहा हूं। देन वी विल ज्वाइन ए एंड बी, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने रिप्रेजेंट करवाना है, तो दिस इज रिप्रेजेंट बाय द थर्ड साइड दैट इज आर वेक्टर। अब
आर वेक्टर का साइज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको नेमिंग दे दो ओ ए बी। हमने ट्राइंगल ओ ए बी कंसीडर कर ली। अब ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप यहां पे ड्रॉ कर लो। मान लो एक परपेंडिकुलर हम यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज द परपेंडिकुलर, और ए पॉइंट को आप आगे ज्वाइन करवा दो। तो दिस विल बी द 90 डिग्री एंगल, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी पॉइंट। अब रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय बीटा, कि आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल जो है दैट इज बीटा, और यहां पे बी वेक्टर और एसी लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय थीटा। दैट इज बी वेक्टर और एसी लाइन के बीच का जो एंगल है दैट इज रिप्रेजेंट बाय द थीटा। अब हमने यहां पर ट्राइंगल कंसीडर करनी है, राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी बी। तो वी विल कंसीडर द ट्राइंगल इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ओ सी बी, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम से आ गया। से दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सबसे पहले हमें ओ सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब ओ सी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, बट ओ सी को हम लिख सकते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू मॉडुलस हम निकाल रहे हैं, तो अब यहां पर आप वेक्टर हेड नहीं लगाओगे, क्योंकि जब आप मॉडुलस निकालते हो तो उस केस में वेक्टर हेड नहीं लगेगा। तो ओ सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी के। ओ ए की वैल्यू हमें पता है, बट वी हैव टू कैलकुलेट ए सी। तो ए सी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेंगे बी ए सी को। टू कैलकुलेट BC, sorry, to calculate AC, to calculate AC, ट्राइंगल हम ले रहे हैं ए बी सी को। तो यहां पर हम ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर कर रहे हैं, तो जो चीज हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज ए सी डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास इस ट्राइंगल में गिवन है दैट इज ए बी। तो ए सी अपॉन में ए बी दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा के। तो ए सी की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और बी कॉस थीटा के। तो ए सी की जो वैल्यू है हमारे पास बी कॉस थीटा आ गई। तो ओ सी की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओ सी। अब हमने कैलकुलेट करनी है, यहां पर ओ सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर आएगा, बी सी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू को हमने यहां पे कैलकुलेट करना है। तो बी सी को कैलकुलेट करने के लिए अगेन ट्राइंगल ए बी सी हम कंसीडर करते हैं। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर जो साइड हमने कैलकुलेट करनी है दैट इज, यहां पर हमने कैलकुलेट करना है दैट इज बी सी डिवाइडेड बाय जो चीज हमारे पास गिवन है दैट इज ए बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा के। तो बी सी की जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज ए बी साइन थीटा और बी सी की जो वैल्यू है ए बी दैट इज बी साइन थीटा के।
तो BC की वैल्यू हमारे पास आ गई B sin थीटा के। अब BC की वैल्यू और AC की वैल्यू को, OC की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 बिकम, तो अब इक्वेशन 1 क्या हमारे पास बन जाएगी, OB का स्क्वायर, दैट इज OB का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर, यानी कि A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि BC की जो वैल्यू है दैट विल बी B साइन थीटा, तो B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट ओपन कर दो। OB, इसका मॉडुलस हम लिख सकते हैं R, या अगर आपने मॉडुलस लगाना है तब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि बाहर मैंने मॉडुलस का सिंबल लगा दिया और ऊपर हमने एरो हेड लगा दिया। तो R वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर भी कर दो, दैट इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आप ध्यान से देखो, B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो B स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। तो हमारे पास R का मॉडुलस, या सिंपली R हम इस तरह से लिख सकते हैं, वेक्टर हेड हटा दिया तो मॉडुलस का सिंबल भी यहां से हट जाएगा। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड, यानी कि R वेक्टर का जो साइज होगा दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा के। अब यहां पर हमने डायरेक्शन निकालनी है R वेक्टर की, तो R वेक्टर A के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो टेंजेंट ऑफ बीटा, डायरेक्शन हमने निकालनी है R वेक्टर की, तो टेंजेंट ऑफ बीटा दैट इज इक्वल टू, डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट थीटा से कैलकुलेट करनी है, आपको पहले भी ये बताया था। फिर टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज BC अपॉन बेस OC। तो BC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है B साइन थीटा, तो B साइन थीटा अपॉन OC की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है A प्लस B कॉस थीटा, A प्लस B कॉस थीटा के। तो टेंजेंट ऑफ बीटा हमारे पास क्या आ गया यहां पर, B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा। दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, कि रिजल्टेंट वेक्टर A के साथ कितना एंगल बनाएगा वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। Now we will discuss some cases in the parallelogram law of vector addition। तो फर्स्ट हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करा था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, और टेंजेंट बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी B साइन थीटा अपॉन में A प्लस B कॉस थीटा। अब मान लो कि दोनों वेक्टर्स जो हैं दे आर कोलिनियर, जो हमने सबसे पहला केस करा था। तो जब कोलिनियर वेक्टर हैं उस केस में थीटा की वैल्यू हमने 0 डिग्री कंसीडर करी थी। तो केस फर्स्ट हम ले लेते हैं, केस 1, कि व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, दैट इज थीटा की जो वैल्यू है वो हम 0 डिग्री ले रहे हैं।
तो उस केस में हमने रिजल्टेंट निकाला था a प्लस बी, तो क्या वो इस केस में भी आएगा वो हम चेकआउट करेंगे। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 0 डिग्री। तो cos 0 हमारे पास 1 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, और इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्केयर, और इट इज इक्वल टू अंडर रूट हट जाएगा, स्केयर और अंडर रूट कैंसल, a प्लस बी। तो r की जो वैल्यू है दैट इज मॉडुलस ऑफ r इज a प्लस बी, वो हमने प्रूव कर दिया। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन क्या आएगी रिजल्टेंट वेक्टर की। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू b साइन 0 डिग्री, b साइन 0 डिग्री अपॉन a प्लस बी कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री 0 हो गया, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो टेंजेंट ऑफ बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 0। तो टेंजेंट थीटा या टेंजेंट की वैल्यू 0 कब होती है एट 0 डिग्री। तो इस केस में बीटा की जो वैल्यू है दैट इज 0 डिग्री। तो रिजल्टेंट का केस भी हमारे पास आ गया कि जो डायरेक्शन ए और बी की होगी, यानी कि यहां पर ए और बी की डायरेक्शन सेम है, ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में कंसीडर्ड होगा, दैट इज बी इज इक्वल टू 0। अब सेकंड केस हम ले लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां पर आप रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल दो। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 180 डिग्री। तो cos 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज -1। तो अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab और अंडर रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्केयर और a माइनस बी। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू हमारे पास आ गई दैट इज a माइनस बी। अब इस केस में टेंजेंट 180 की हमने वैल्यू निकालनी है। तो टेंजेंट ऑफ 180, टेंजेंट बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन ऑफ 180 डिग्री अपॉन में a प्लस बी कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो साइन 180 डिग्री की जो वैल्यू होती है अगेन 0। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0 और बीटा की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0 डिग्री। तो इस केस में रिजल्टेंट की डायरेक्शन उसी वेक्टर की डायरेक्शन में होगी जो वेक्टर बड़ा होगा। ए वेक्टर अगर बड़ा है तो रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में होगा। अगर बी वेक्टर का मॉडुलस बड़ा है तो वो रिजल्टेंट वेक्टर भी बी वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। लास्ट हम स्टडी करेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो देन व्हाट हैपन। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 0, क्योंकि cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है दैट इज 0। तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab cos 90 डिग्री दैट इज 0 और अंडर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर। अब यहां पर हमने टेंजेंट ऑफ बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू बी साइन 90 डिग्री, बी साइन 90 डिग्री अपॉन ए प्लस बी कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री अगेन 0 तो a प्लस 0। तो साइन 90 की वैल्यू 1 होगी
तो टेंजेंट ऑफ बीटा की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए। तो यहां पर जो आप वैल्यू कैलकुलेट करके आएगी वो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी। अब इसमें भी एक केस कंसीडर कर सकते हो कि अगर मान लो ए और बी का मॉडुलस सेम है, कि ए की वैल्यू भी 2 मीटर है और बी की वैल्यू भी 2 मीटर है और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इफ मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ बी, सिर्फ 90 डिग्री वाले केस के लिए मैं बात कर रहा हूं यहां पे, तो आर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर, दैट इज √2 ऑफ ए। तो रिजल्टेंट वेक्टर की जो वैल्यू है √2a आ जाएगी और टेंजेंट बीटा डायरेक्शन a अपॉन में a दैट इज 1 और टेंजेंट की वैल्यू 1 कब होती है, दैट इज 45 डिग्री। तो बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो नेक्स्ट वी विल डू पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली एक तरह का कॉन्सेप्ट है कि ये क्या बोलता है कि अगर हमारे पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं, क्योंकि दो वेक्टर्स के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हमारे पास हैं देन वी विल यूज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर इसकी डेफिनेशन क्या है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ ओपन पॉलीगन, यानी कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स दे रखे हैं, एक वेक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मैं कंसीडर कर रहा हूं बी वेक्टर, थर्ड मैं कंसीडर कर रहा हूं सी वेक्टर और फोर्थ कंसीडर कर रहा हूं मान लो डी वेक्टर और लास्ट कंसीडर कर रहा हूं मान लो ई वेक्टर। तो बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो हमने इस वे में लिए हैं कि दे रिप्रेजेंट द ओपन साइड ऑफ पॉलीगन्स एंड टेकन इन द सेम ऑर्डर, पर इन सब का जो ऑर्डर है वो सेम है। तो इन सब को ऐड करके जो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज रिप्रेजेंट बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन, यानी कि क्लोजिंग साइड हमारे पास ये आ जाएगी दैट इज, और इसका ऑर्डर जो है वो हम अपोजिट लेंगे, दैट इज आर वेक्टर इज द क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन एंड इट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर। तो आर वेक्टर का जो मॉडुलस है या आर वेक्टर की जो वैल्यू है दैट मस्ट बी द सम ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर के। तो हमने इस चीज को प्रूव करना है कि आर जो है इन सब वेक्टर्स का सम है। तो उसको प्रूव करने के लिए हम दोबारा से ये डायग्राम बना लेंगे कि मान लो दिस इज ए वेक्टर, this is B vector, this is C vector, this is D vector and this is E vector और this is R vector। नेमिंग हम इसको कर देंगे O, A, B, C, D एंड E। ये हमने इसको नेमिंग कर दी। अब आप ध्यान से देखो O, A, B साइड को, A वेक्टर और B वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में हैं। तो अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट लेना चाहूं, ट्रायंगल लॉ लगाना चाहूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा O और B को ज्वाइन करवा के। अगर मैं O और B को ज्वाइन करवा देता हूं तो
ओ ए और ए बी यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो सेम है, तो ओ बी की जो डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी, दैट इज ओ बी। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अप्लाई ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अप्लाई ट्राइंगल लॉ of vector addition in triangle OAB। ट्राइंगल OAB के अंदर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो। दो वेक्टर सेम ऑर्डर में है, दैट इज OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। यहां पर हम मॉडुलस नहीं निकाल रहे हैं, हम सिंपली रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमने ट्राइंगल लॉ, और ट्राइंगल लॉ में आपको याद होगा कि आर वेक्टर जो था वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हमने कहा था। तो यहां पर रिजल्टेंट वेक्टर क्या है हमारे पास, ओ बी वेक्टर के है। तो ओ बी वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। तो ओ बी की जो वैल्यू आ गई ए प्लस बी आ गई। अब ओ और सी को आप ज्वाइन करवा दो। तो मान लो O और C को हम यहां पे ज्वाइन करवा देते हैं। अब आप ट्राइंगल देखो OBC को, तो OB और BC दोनों सेम ऑर्डर में है, फॉरवर्ड ऑर्डर में है। तो OC का जो ऑर्डर आ जाएगा दैट इज अपोजिट, इट इज टेकन इन द अपोजिट ऑर्डर टू अप्लाई द ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ को लगाने के लिए हमने OC के ऑर्डर को अपोजिट ले लिया। तो इन ट्राइंगल OBC हम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लगाएंगे। तो यहां पर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो OC वेक्टर की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट वेक्टर OB वेक्टर, दूसरा वेक्टर सेम ऑर्डर में हमारे पास आ गया BC वेक्टर। तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर। तो OC की वैल्यू हमारे पास आ गई A प्लस B प्लस C। अब थर्ड आप ज्वाइन करवा दो O और D को, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट ले लो। तो ट्राइंगल आप कंसीडर करो OCD को। OC और CD इनकी डायरेक्शन सेम है, दोनों फॉरवर्ड चल रहे हैं, और OD जो है वो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है। तो ट्राइंगल OCD में हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास आ गया OD वेक्टर। OD वेक्टर इज इक्वल टू, पहला वेक्टर क्या है हमारे पास, OC वेक्टर, OC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, CD वेक्टर। OC की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट करी है, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, और CD की वैल्यू हमने कैलकुलेट, हमारे पास गिवन है D वेक्टर के। अब लास्ट ट्राइंगल हम कंसीडर करेंगे ODE। तो OD और DE का ऑर्डर सेम है। तो ट्राइंगल ODE में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा लो। तो OE वेक्टर जो है दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू OD वेक्टर, OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर, DE वेक्टर। OD की वैल्यू A प्लस B प्लस C प्लस D, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर प्लस D वेक्टर, और DE की जो वैल्यू है दैट इज E वेक्टर। तो दैट इज इक्वल टू R वेक्टर के। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो है दैट इज सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स।